नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास में हम क्लास 11 का चैप्टर 6 लर्निंग पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसमें हमारे जो टॉपिक कवर्स होंगे वो होंगे स्किल लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फैक्टर फैसिलिटेट लर्निंग, लर्नर स्टाइल्स, टाइप्स ऑफ लर्नर, लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें जो हमारा फर्स्ट चीज है वो है स्किल लर्निंग के बारे में कि स्किल लर्निंग होती क्या है बेसिकली। तो ये स्किल लर्निंग इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली। जैसे कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे हमें स्मूथली और एफिशिएंटली मतलब अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत होती है, उन टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की जरूरत होती है, तो वहां पे हमारी स्किल रिक्वायर्ड होती है। जैसे नॉर्मल टास्क क्या होता है, नॉर्मल काम क्या होता है कि हमारा चलना, खाना खाना, वो हम सभी कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल टास्क होते हैं जहाँ पे हमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हर कोई कार ड्राइव नहीं कर सकता, हर कोई एयरप्लेन का पायलट नहीं बन सकता, एयरप्लेन को नहीं उड़ा सकता, तो उनके लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। तो स्किल लर्निंग बेसिकली यही होती है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को, ऐसा टास्क जो विदाउट मतलब विदाउट प्रैक्टिस हम स्मूथली नहीं कर सकते या एफिशिएंटली नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस स्किल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो कि हमें कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली और एफिशिएंटली करने में हेल्प करती है, जैसे कार ड्राइविंग, एयरप्लेन पायलटिंग। तो ये सारी हमारी क्या आ जाती है स्किल लर्निंग में। फिर है फेजेस। फेजेस को क्या क्या होते हैं स्किल लर्निंग के। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं स्किल लर्निंग की। मैं आपको एक पिक्चर द्वारा भी दिखाऊंगी। ये पिक्चर है हमारी, आप देख सकते हो, 2 पिक्चर है। पहले हम फर्स्ट वाली देखते हैं। इसमें 3 स्टेजेस दिखाई गई हैं, लर्निंग के 3 फेजेस दिखाए गए हैं। जिसमें फर्स्ट है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव होता है बिगनिंग स्टेज, जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमें इस चीज में करना क्या है, जो ये टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हमें उसको समझने की जरूरत होती है। ये बिगनिंग स्टेज है। फिर हमारे आते हैं एसोसिएटिव स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि हमें उस पर प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हम उस चीज में महारत हासिल कर सके। फिर होती है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे हम प्रैक्टिस करके ट्रेन हो चुके हैं, जहाँ पे हमें मतलब कि स्मूथली हम उस काम को कर पा रहे हैं, हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ऑटोमेटिकली हम वो काम बड़ी आसानी से कर पाते हैं जब हम उसमें उसकी हमें प्रैक्टिस हो जाती है। जो सेकंड पिक्चर है उसमें मैंने आपको दिखाया गया है कि एक बच्चा है जो कि बॉल कैच करना सीख रहा है। फिर वो कहाँ पे पहुंच जा रहा है, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से मतलब कि बॉल कैच कर रहा है, अच्छे से क्रिकेट खेल पा रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ पे होके जा रही है स्टेज, कॉग्निटिव स्टेज है, जहाँ पे बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। थर्ड वन इज ऑटोनॉमस, जहाँ पे वो कर पा रहा है बहुत अच्छे से। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फिर है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेसिकली होता क्या है, जैसे कि पता चल रहा है कि लर्निंग का कोई स्किल का ट्रांसफर होना, कुछ किसी नॉलेज का ट्रांसफर होना, उसको हम बोलेंगे लर्निंग ट्रांसफर हो रही है। कब कह सकते हैं लर्निंग ट्रांसफर हो रही है, जब हम जैसे कि हम इसमें डेफिनेशन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मींस द यूज ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल इन न्यू लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। जब हम किसी पुरानी लर्निंग को, मतलब हमने पास्ट में कोई एक्सपीरियंस किया है या पास्ट में कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है, उस नॉलेज या स्किल को हम नई सिचुएशन, जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि लर्निंग ट्रांसफर हुई है। कब बोलेंगे लर्निंग ट्रांसफर हुई है, जब हमारी प्रीवियसली जो नॉलेज है या स्किल है वो हमारे आज के टाइम में हमारी यूज में आ रही है। ठीक है, अब इसके टाइप्स कौन 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 से होते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर कब बोलेंगे, व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन फैसिलिटेट लर्निंग इन अनदर सिचुएशन, कि हमने जो सिचुएशन में, पहले सिचुएशन में हमने जो लर्निंग की हुई है, स्किल एक्वायर्ड की हुई है, वो हमें किसी और सिचुएशन में भी काम आ रही है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ है। जब वो लर्निंग प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज हमें काम में नहीं आ रही है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रांसफर हुआ है, कि दूसरे टास्क में हमें वो चीज हेल्प नहीं कर रही है जो हमने सीखा है। जैसे कि हमने कार ड्राइव करना सीखा है, कार ड्राइव करना हमें क्या कहेंगे कि हमें पढ़ाई करने में या पढ़ाने में काम नहीं आ रहा है। अगर हम बोले कि क्या आपको कार ड्राइव करना आपने सीखा था, क्या आपको आज आप लेक्चर दे रहे हो, प्रोफेसर बन गए हो, क्या आपको अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में काम आ रहा है, तो कार ड्राइव करना एक अलग स्किल है
और ये वाली हमारी पढ़ाने एक अलग स्किल है, तो यहाँ पे हमारी नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने कोचिंग क्लासेस ली थी, प्रीवियसली स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, आज आप प्रोफेसर बन गए, तो आज आपको काम आ रहा है, तो वहां पे होगा पॉजिटिव ट्रांसफर कि हाँ मुझे काम आ रही है हमारी नॉलेज। जीरो ट्रांसफर होता है जब कोई अफेक्ट ही नहीं डालती, when prior learning has no influence on new learning, जैसे पुराना कुछ सीखा हुआ आज की हमारे सिचुएशन में कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा, मतलब न्यूट्रल है, ना तो वो फायदा दे रहा है ना वो नुकसान दे रहा है, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है जहाँ पे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जीरो ट्रांसफर की कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे दो प्रिंसिपल है, जनरल ट्रांसफर एंड स्पेसिफिक ट्रांसफर। अब जनरल ट्रांसफर क्या होता है, स्पेसिफिक ट्रांसफर क्या होता है, ये दो चीजें दी गई है, इसको समझ लीजिए। जनरल ट्रांसफर occurs when student learn general principle or attitude that they apply elsewhere। मतलब कोई ऐसी जनरल चीजें, ऐसी स्किल्स जो स्टूडेंट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कुछ मूल्य होते हैं, जैसे आपके कुछ एथिक्स होते हैं, जैसे कि मोरल वैल्यूज होती है, बिलीफ होते हैं किसी कल्चर के, वो हर जगह अप्लाई होते हैं, मतलब उनकी थ्रू आउट द लाइफ वो हर जगह अप्लाई होंगे, वो जनरल ट्रांसफर बोलेंगे हम उसको, कि हमारे कुछ बिलीव्स है जो हम हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, हमारे कुछ मोरल्स है, एथिक्स है जो हम हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। स्पेसिफिक ट्रांसफर कब बोलेंगे, स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑकर्स व्हेन स्टूडेंट लर्न स्पेसिफिक फैक्ट एंड टेक्निक्स एंड देन यूज दिस in new situation that contain the same element or feature of the original learning situation। कि हमने प्रीवियसली कोई स्पेसिफिक फैक्ट या टेक्निक सीखी है, कोई स्किल एक्वायर की है जो हमें नई सिचुएशन में हेल्प कर रही है, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक ट्रांसफर। जैसे कि मैंने अभी कार ड्राइविंग का आपको एग्जांपल दिया था कि आपने कार ड्राइविंग सीखी, वो आपको कैसे हेल्प कर रही है, अगर आप किसी और को सिखा रहे हो तो वो आपको हेल्प कर रही है, तो दैट इज स्पेसिफिक ट्रांसफर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फैक्टर फैसिलिटेट लर्निंग। कौन से फैक्टर है जो कि हेल्प करते हैं सीखने में, फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब ये होती क्या है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस जो पार्ट्स हुए हैं उसमें भी पढ़ा है। कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होती है टाइप ऑफ लर्निंग विच रीइंफोर्स ए डिजायर्ड बिहेवियर एवरी टाइम इट अकर्स। एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो कि हम एक पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो बिहेवियर हैपन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस चीज के लिए उसको रिवॉर्ड करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, बढ़ावा देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ताकि वो वाला बिहेवियर वो अपना ले, उस बिहेवियर को वो बार बार शो करे। तो जितनी बार वो बिहेवियर हैपन होगा हम उसके लिए उसको रीइंफोर्स करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, जितनी बार वो डिजायर्ड बिहेवियर हैपन होगा उतनी बार हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं। फिर होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है, टाइप ऑफ लर्निंग विच ओकेजनली रीइंफोर्सेस ए डिजायर्ड बिहेवियर आफ्टर इट हैपेंस। ये टाइप ऑफ लर्निंग विच ओकेजनली रीइंफोर्स, मतलब कभी हमने उस बिहेवियर के लिए उसको चॉकलेट दे दी, कभी नहीं दी। या अगर एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक छोटा बच्चा है, 2 साल का 3 साल का बच्चा है, हमने उसको बोला कि बच्चा आपको यहाँ पे बैठ के आराम से खाना फिनिश करना है, अगर वो बच्चा खाना फिनिश कर देता है तो हमने हर बार उसको चॉकलेट देनी है। दैट इज कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, की जितनी बार उसने खाना खाया प्रॉपर तरीके से उतनी बार हमने उसको चॉकलेट दी, और हमने कभी कभी दी, ये हो जाएगा पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मोटिवेशन, कि लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो इट एनर्जाइज एन ऑर्गेनिज्म टू एक्ट विगोरसली फॉर अटेनिंग सम गोल, सच एक्ट persist until the goal is attained and the need is satisfied। You study because you want to pass the exam। जैसे कि मोटिवेशन भी एक फैक्टर है जो कि हमें लर्निंग में हेल्प करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप आज स्टडी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो आपके पीछे एक मोटिव है, उसके पीछे एक गोल है कि आपका गोल क्या है, कि आपको उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको पास होना है, दैट्स व्हाई यू आर स्टडिंग नाउ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या हो गया कि आपको पास होना है एग्जाम में, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका गोल है जो पास होना है। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे पास होना है एग्जाम में, दैट इज मोटिवेशन। इसलिए आप पढ़ रहे हो, इसलिए स्टडी कर रहे हो, इसलिए सीख रहे हो। नेक्स्ट वन इज प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग क्या होती है, इट मींस अ पर्सन कैन लर्न ओनली दोस थिंग व्हिच ही जेनेटिकली प्रिपेयर्ड टू एक्वायर। यहाँ पे मैं बोलूंगी इट मींस पर्सन के अलावा भी हम और चीजें भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
कि जो स्पीसीज होते हैं वो जेनेटिकली जिस चीज के लिए बने होते हैं, जेनेटिकली प्रिपेयर हुए होते हैं जिस चीज के लिए, वो टास्क वो लर्निंग वो इजीली कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमें बोला जाए कि आपको क्लोरोफिल बनाना है या फिर आपको ऑक्सीजन तने से खींचनी है, हम कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो स्पेसिफिकली हम उस चीज के लिए जेनेटिकली डिजाइन ही नहीं हुए हैं। जो प्लांट्स है उस चीज के लिए क्लोरोफिल बनाने के लिए डिजाइन हुए हैं, अपना फूड बनाने के लिए डिजाइन हुए हैं, कि वो क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, जिससे वो क्या करते हैं, अपना फूड वगैरह बना पाते हैं। लेकिन हम उस चीज के लिए डिजाइन नहीं हुए। हम हमारे जो क्या कहते हैं जेनेटिकली डिफरेंस है यहाँ पे। अगर हम बोले कि हम मोटर ड्राइविंग कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, हम उसके लिए हमारे पास मतलब 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स हैं, बाकी सेंसेस भी हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि प्लांट्स मतलब कि कार ड्राइविंग करेंगे, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उस चीज के लिए जेनेटिकली प्रिपेयर ही नहीं हुआ है। तो प्रिपेयरनेस को लर्निंग होती है कि कुछ स्पेसीज होते हैं जो उस चीज के लिए ही बने होते हैं, कि वो चीज वो टास्क को इजीली स्किल लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द लर्नर लर्निंग स्टाइल, द वे इन विच ईच लर्नर बिगैन टू कंसंट्रेट, प्रोसेस एंड रिटेन न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। कि लर्निंग स्टाइल्स बेसिकली कौन कौन से हैं? एक जो लर्नर होता है, जैसे कि हम है, हम क्या है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या है, हम लर्नर है। हम लाइफ से कुछ सीखते हैं, हम लर्नर है वहां पे, कि हम सीख रहे हैं। तो वो कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं लर्निंग के, जहाँ पे हम सीख सकते हैं, कैसे सीखते हैं हम, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, 3 टाइप्स ऑफ लर्नर, की 3 टाइप के लर्नर्स होते हैं। ऑडिटरी, जो सुन के सीखते हैं। विजुअल, जिनको मतलब कि विजुअल जो चीजें हम देखते हैं वो अच्छी समझ में आती है उन चीज को, उस चीज को वो अच्छे से लर्न कर पाते हैं। फिर होते हैं किनेस्थेटिक, इनमें वो होते हैं छू के चीजों को ज्यादा, मतलब जितना वो फील करते हैं, उनको जितना महसूस करते, छूते हैं उन चीजों को वो ज्यादा जल्दी सीख पाते हैं। मतलब कि वो हर पर्टिकुलर, हर पर्सन टू पर्सन मतलब कि डिफरेंट होती है ये हमारी जो क्या कहते हैं लर्नर होते हैं। हर पर्टिकुलर जो पर्सन होता है वो डिफरेंट होता है लर्निंग की केस में। जैसे कि अगर मैं हूं तो मैं देख के ज्यादा अच्छा सीख पाती हूँ, तो मैं हूँ विजुअल लर्नर हूँ। अगर आप हो, आप सुन के अच्छा सीख पाते हो, तो आप ऑडिटरी लर्नर हो। कुछ लोग होते हैं जो छू के ज्यादा अच्छा सीख पाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ब्लाइंड जो लोग होते हैं वो छू के अच्छा सीख पाते हैं, सुन के उतना अच्छा नहीं सीख पाते। मतलब कि हर पर्सन टू पर्सन की डिफरेंट होती है ये क्वालिटीज। तो ये 3 टाइप्स ऑफ लर्नर इसमें दिए गए हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स। ये 3 टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल है। यही चीजें मैंने इसमें दिया हुआ है। परसेप्चुअल मॉडलिटी आर बायोलॉजिकल बेस्ड रिएक्शन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट, इट रेफर्स टू द प्रेफरेंसेस ऑफ पर्सन थ्रू व्हिच they take in information such as auditory, visual, smell, kinesthetic and tactile। वही चीज दी गई है कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होता है। ये हर एक पर्सन डिफरेंट होता है कि वो कैसा लर्नर है। ऑडिटरी लर्नर है, विजुअल लर्नर है, मतलब कि सूंघ के ज्यादा अच्छा सीख पाता है या फिर इसको छू के ज्यादा अच्छा सीख पाता है। तो ये डिफरेंट होता है हर एक पर्सन में कि वो कैसे लर्न करता है, उसका प्रोसेसिंग का स्टाइल क्या है। फिर सेकंड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, द वे वी आर स्ट्रक्चर्ड टू थिंक, सॉल्व प्रॉब्लम एंड रिमेम्बर इंफॉर्मेशन। ये भी डिपेंड करता है कि हम कैसे प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो वो हर एक पर्सन का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सोचेंगे उसके बारे में, उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कैसे याद करेंगे। ये हर पर्सन का डिफरेंट तरीका होता है। जैसे कि कोई लिख के याद करता है, कोई सिर्फ सुनने से भर से याद कर लेता है, कोई रिकॉर्डिंग करके रखता है फिर उसको बार बार सुनता रहता है फिर याद करता है, कोई बार बार रीड आउट करता है तो वो याद करता है, कोई सोचता है तो वो याद करता है। तो प्रोसेस कैसे हो रही है इन्फॉर्मेशन, ये भी डिफरेंट होती है। फिर आता है पर्सनैलिटी पैटर्न, each one of us has a preferred, consistent and distinct way of perceiving, organizing and retaining information। सबका अलग पर्सनैलिटी पैटर्न होता है कि हम कैसे किसी चीज के बारे में सोचते हैं, हमारा परसेप्शन क्या होता है, परसीव करने का तरीका क्या होता है, हम किसी चीज को देख के क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या परसेप्शन बना रहे हैं, कैसे उस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे अपने माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ पर्सन होते हैं कि जो रात को हमने क्या खाया था वो भी भूल जाते हैं, वो मेमोरी रिटेन नहीं कर पाते, उतना उस पर उतना ध्यान नहीं देते। हो सकता है वो किसी चीज को ज्यादा ध्यान देते हो। कुछ पर्सन होते हैं जिनको बहुत अच्छा याद होता है, उनसे आप एक हफ्ते का शेड्यूल पूछोगे तो भी उनको याद होगा कि हाँ हमने कौन सी डाइट ली थी। तो ये हर एक पर्सन पे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, जब हम किसी चीज को अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाते हैं।
या कोई चीज है जो हमें बॉदर कर रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक आपने तारे जमीन पर देखी होगी डिसलेक्सिया के बारे में, आई होप सबको पता होगा। तो उसके अंदर बेसिकली था क्या, डिसलेक्सिया में क्या था कि बच्चा क्या नहीं कर पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था, याद नहीं कर पा रहा था, एग्जाम में बैठा था मार्क्स कम आते थे। क्यों कम मार्क्स कम आते थे? क्योंकि वो वर्ड्स को पजल हो जाते थे, वर्ड समझ में नहीं आते थे उसको। वो जैसे सौ को वॉज पढ़ता था, ऐसे डब्ल्यू होता था, डब्ल्यू ए एस को दिखता था, मतलब गड़बड़ हो जाती थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि नंबर्स कहाँ घूम रहे हैं। जैसे कि एक पिक्चर मैंने इसमें ली गई है, पिक्चर दिखा रही हूँ मैं आपको। एक में पिक्चर है जहाँ पे बच्चों को क्लियर है कि कैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ए बी सी डी, मतलब अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, छोटे में वो बड़े में। और एक है जिसमें सब कुछ मिक्स हो रखा है, कुछ वर्ड्स तो वो सीख पा रहा है, कुछ नहीं सीख पा रहा है, कुछ वर्ड्स उसको समझ में नहीं आ रहे, उल्टे लिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज्यादा देखी गई है, इसको हम बोलेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। डिसकैलकुलिया भी हो सकता है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं बच्चे, मैथमेटिकली मतलब कि जो लर्निंग होती है वो कम कर पाते हैं। तो it refers to a heterogeneous group of disorder manifested in term of difficulty in acquisition of learning, सीखने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। ऑटिज्म आपने पढ़ा होगा आई थिंक। रीजनिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं समझ पाते, मैथमेटिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने डिसकैलकुलिया बताया। इट इज pre-assumed that these difficulty originate from problem with the functioning of the central nervous system। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ विकार होते हैं जिसके कारण वो चीज नहीं कर पाते। इफ इट इज नॉट रेमेडीड, अगर ये सही नहीं की जाती तो इट में कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ एंड अफेक्ट सेल्फ एस्टीम, वोकेशन, सोशल रिलेशन एंड डेली एक्टिविटीज, डेली लिविंग एक्टिविटीज। अगर ये टाइमली क्योर नहीं किया जाए, टाइमली इस पे ध्यान नहीं दिया जाए, तो बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम होती है, उसका आत्मविश्वास, वो अफेक्ट होता है। सोशल रिलेशन अफेक्ट होते हैं, वो जल्दी से किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, किसी लोग उसको बुली करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज होती है, डेली रूटीन होते हैं, वो प्रभावित होते हैं इससे बहुत ज्यादा। तो बच्चे पे इसलिए ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये उस वक्त पकड़ में आ गया, आप बच्चे को देख सकते हो, उसको मतलब पहचान में ला सकते हो कि क्या चीजें हो रही है। ये कोई पिक्चर मैं आपको शो कर रही हूँ, इसमें आप देख रहे हो एक बच्चा है, वो कैसे सर को पकड़ के बैठा है, क्योंकि उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एडीएचडी भी हो सकता है, और ऑटिज्म की प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्पीच की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो उसको, प्रोसेसिंग का इश्यू हो सकता है, प्रोसेस करनी ना हो रही हो, पुअर मेमोरी, याद नहीं रख पा रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम इनमें से हो सकती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। कौन कौन से सिम्टम्स हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के? डिफिकल्टी इन राइटिंग लेटर्स, word, phrase, reading out text and speaking appear quite frequently, having listening problem, सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, लिखने की हो सकती है, वर्ड्स नहीं बना पाते, फ्रेजेस नहीं कैच कर पाते, रीड नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑडिटरी डिफेक्ट्स हो सकते हैं कि उनको मतलब कि सुना नहीं जा रहा है उनसे प्रॉपर। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, हो सकता है उनको अटेंशन का डिसऑर्डर हो, कि वो कंसंट्रेशन पावर उनकी कम हो, कि वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, दे गेट इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को जनरली विंडो के पास नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि विंडो के पास ऐसे बच्चे जब बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत इजीली। They get easily distracted and cannot sustain attention on one point for long। वो ज्यादा देर तक एक जगह attention पे नहीं कर सकते। More often than not, attentional deficiency leads hyperactivity, that is they are always moving, doing different thing। hyperactive होते हैं जनरली क्लास में, मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो उनमें बच्चों की गलती नहीं होती, ये समझने की जरूरत है कि उनको कौन सा डिसऑर्डर है, या फिर उनको कौन सी एक्टिविटीज दी जाए जिससे वो डिसिप्लिन में रहें, या फिर हम उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसी हो। दे लैक ए सेंस ऑफ टाइम एंड आर लेट और समटाइम टू अर्ली इन देयर रूटीन वर्क। कभी बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, कभी बहुत लेट करते हैं। दे आल्सो शो कंफ्यूजन इन डायरेक्शन एंड मिस्टेक, राइट लेफ्ट अप डाउन, दाया बाया कौन सा होता है, ऊपर नीचे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं बता पाते। तो ये कुछ सिम्टम है जो लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं। बाकी सिम्टम है, लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन हैव पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन। हाथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन है, हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन है, वॉलीबॉल खेलते वक्त कैसे करना है, बाकी गेम्स कैसे खेलना है, वो इन चीजों को कम कर पाते हैं। बैलेंस कैसे बनाना है,
पेंसिल को कैसे शार्प करना है, मतलब मोटर एक्टिविटीज जिनमें भी मतलब कि हमें अपनी मसल्स का यूज करना होता है, मतलब हाथ पैर का यूज करना होता है, उंगलियों का यूज करना होता है, वो चीजें वो लोग जल्दी से नहीं कर पाते हैं या डिफिकल्टी होती है उन्हें ये चीजें करने में। These children fail to understand, follow oral direction for doing things. Oral activities उनकी कमजोर होती है. They misjudge relationship as to which classmates are friendly and which ones are indifferent. They fail to learn and understand body language. Body language ऐसे लोगों को समझ में नहीं आती है. Next one is learning disabled children usually show perceptual disorder. Perceptual disorder होता है किसी चीज को मतलब किसी चीज के बारे में एक राय बना लेना, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाना, कि गलत फहमी मतलब कि पैदा हो जाती है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ये हमारा लास्ट स्लाइड है हमारी। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स में बेसिकली हमारा क्या क्या आ जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन या हमारे जो ऑफिसेस होते हैं उसमें क्या देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे ज्यादातर जो क्या कहते हैं स्टाफ होता है वो लीव लेता है या एब्सेंट रहता है। तो हमें वहां पे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि जो कम छुट्टी लेगा या फिर जो एक भी छुट्टी नहीं लेगा या मेडिकल लीव नहीं लेगा, जो प्रॉपर आ रहा है जो स्टाफ, उनके लिए एक रिवॉर्ड की एक गेम बनाना चाहिए कि उनको 2 या 3 महीने के बाद एक चिट फंड वो करेंगे, क्या करेंगे, एक चिट निकालेंगे और उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा जो लोग एब्सेंट नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि एब्सेंटिज्म हमारा कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे नंबर ऑफ थेरेपेटिक प्रोसीजर हैव बीन डेवलप्ड टू मॉडिफाई मेल एडेप्टिव एंड सोशली incapacitating habit and behavior. In these processes the principle of extinction is employed. अब इसके अंदर क्या होता है, एक सेकेंड, अब मेल एडेप्टिव जो बिहेवियर होता है और जो हैबिट होती है उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी थेरेपी है, तो इसमें एक इम्प्लोसिव थेरेपी है और एक फ्लडेड है। फ्लडेड क्या होती है, बेसिकली फ्लडेड होती है कि आपको ना एक्सपोजर दिया जाता है, जिस चीज का आपको फियर होता है आपको उस सिचुएशन में अचानक से आपको डाल दिया जाता है जहाँ पे जैसे कि मान लो आपको कॉकरोच का फियर है, तो आपको एक ऐसे रूम में ऐसी चीज में मतलब कि सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे कॉकरोचेस होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि आप उनसे अचानक को आप उसको फेस करोगे तो आप उससे डरना छोड़ दोगे। तो ये हमारा होता है एक्सपोजर थेरेपी, या हम इसको फ्लडेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर टू हेल्प दो सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव एंजाइटी एंड फियर। कुछ ऐसे आपने लोग देखे होंगे जिसको कुछ चीज का फोबिया होता है या फिर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो इन लोगों के लिए क्या होती है, द टेक्निक ऑफ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज यूज्ड। इट इज ए फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी। यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी यूज हो रही है, यूज टू रिड्यूस फोबिक पेशेंट एंजाइटी रिस्पॉन्स थ्रू काउंटर कंडीशनिंग। यहाँ पे काउंटर कंडीशनिंग हो रही है, कैसे हो रही है, an attempt to reverse the process of classical conditioning by associate the crucial stimulus with a new condition response in order to eliminate habits that are undesirous and injurious to health and happiness. Aversion therapy is used. यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आपने काउंटर कंडीशनिंग सुनी है? क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने इसमें चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था। वो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है कि एक डॉग है, उसको जैसे जैसे बाउल दिखाया जाता है, मतलब खाने का, जैसे रिंग बजाई जाती है, उसको कंडीशन कैसे किया था, रिंग बेल बजाई गई थी। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा मॉडलिंग है सिस्टमेटिक यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर शेपिंग एंड डेवलपिंग कॉम्पिटेंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। मॉडलिंग होता है कि जब हम किसी और को देख के कोई बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको अच्छे से फॉलो अप करते हैं, उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, उस बिहेवियर को अपनी पर्सनैलिटी में ढाल देते हैं या अपने पर्सनैलिटी में शामिल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव शाइनेस। जो ज्यादा शर्मीले लोग होते हैं, जिनको डिफिकल्टी होती है कि इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में सामने वाले पर्सन से, उनके लिए होती है एसर्टिव लर्निंग।
नेक्स्ट हमारा होता है कि दिस थेरेपी इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। दीज आर पर्सन वो लॉस मेंटल पीस, जिनका मेंटल पीस मतलब शांति भंग हो जाती है, या फिर जो मतलब कि क्या कहते हैं मेंटल पीस जिनका खत्म हो जाता है। अब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, डायरिया रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रोवोक जल्दी हो जाते हैं। इन केसेस में क्या होती है कि साइकोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, साइकोथेरेपीज का प्रयोग यहाँ पे करते हैं ताकि इन चीजों को काबू में लाया जा सके और जो एक पर्सन है वो नॉर्मल लर्निंग कर सके। इसके अंदर एक बायोफीडबैक ट्रीटमेंट भी होता है, जिसके अंदर फीडबैक लिया जाता है ट्रीटमेंट के बाद भी कि पर्सन कैसा कर रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें की बात करेंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।